आप सभी साथियों को जय श्री श्याम और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी 16 महाजनपद की। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर किसका नाम आता है? मगध का आता है। तो आज का हमारा चैप्टर होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। सर्वप्रथम हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, केवल फैक्ट हैं सामान्य, उन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मगध पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से थे उनका अध्ययन करेंगे। तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित पहला वीडियो है और हम इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य के उदय के कारण या उत्कर्ष के क्या कारण थे उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण यानी 16 जो महाजनपद थे उनमें मगध ही शक्तिशाली क्यों बना, मगध का ही सबसे अधिक विस्तार क्यों हुआ, इसके कुछ कारण थे। उन कारणों पे हम सामान्य चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें नंबर 1, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध के उत्कर्ष में, मगध के उदय में उसकी भौगोलिक स्थिति की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है राजगृह अथवा ग्रीवर्ज, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगृह जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है तो ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजगृह ग्रीवर्ज 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसी प्रकार दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलेगी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को नदी दुर्ग कहा जाता था, नदी दुर्ग कहा गया। तो पाटलिपुत्र भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी मगध साम्राज्य के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार देखिए नंबर 2, आर्थिक स्थिति। ये आर्थिक कारण की बात करें हम उत्कर्ष में, आर्थिक कारण, आर्थिक भूमिका। तो जो आपका मगध है ये गंगा नदी के मध्य घाटी क्षेत्र में स्थित है। मगध गंगा नदी के मध्य घाटी क्षेत्र में स्थित मगध गंगा नदी के मध्य घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो जो मगध गंगा नदी के मध्य घाटी क्षेत्र में स्थित होगा तो यहाँ से हमें उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी की उपलब्धता, इसी में जैसे हम चर्चा करते हैं उपजाऊ दोमट मिट्टी की उपलब्धता। और सामान्य सी बात है दोस्तों, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो कृषि का अधिक विकास होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसी प्रकार धान की खेती में वृद्धि हुई, धान की खेती में वृद्धि। और जो धान की खेती यानी चावल की जो खेती है, चावल प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगी।
और जनसंख्या में वृद्धि होगी तो इस जनसंख्या का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा। जैसे जो जनसंख्या है ये एक तो सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करेगी और एक व्यापार वाणिज्य में इनकी भूमिका होगी, शिल्प के क्षेत्र में इनकी भूमिका होगी। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए आर्थिक कारणों की चर्चा कर रहे हैं। कृषि के द्वारा अधिक उत्पादन संभव हुआ, तो अधिक उत्पादन संभव हुआ तो अधिशेष बचने लगा और उसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। इसी प्रकार हम बात करें जैसे नंबर 3, इसी में देख लीजिए अभी आप आर्थिक कारणों में बात कर लेते मन। लोहे की उपलब्धता, लोहे की उपलब्धता। तो दोस्तों लोहे की उपलब्धता से एक महान परिवर्तन आया। एक तो गहरी जुताई संभव हुई, गहरी जुताई संभव हुई। इसी प्रकार जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें सैन्य व्यवस्था मजबूत हुई, सैन्य व्यवस्था मजबूत हुई यानी लोहे से तलवार वगैरह का निर्माण किया जाने लगा। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे की उपलब्धता थी। इसी प्रकार हाथियों की उपलब्धता, तो हाथियों का प्रयोग किसमें किया जाने लगा, युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार उत्तम लकड़ी की उपलब्धता, तो उत्तम प्रकार की लकड़ी की उपलब्धता हुई, इससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, शिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा। इसके पश्चात हम एक बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं नंबर 3, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। यदि हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं तो यहाँ के जो शासक थे मगध के शासक महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के जो शासक वो कैसे शासक थे, महत्वाकांक्षी। शासकों का महत्वाकांक्षी होना, यहाँ के शासकों का महत्वाकांक्षी होना। नंबर 2, राजाओं द्वारा कूटनीति का प्रयोग करना, राजाओं के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया गया। जैसे अजातशत्रु का प्रमुख कूटनीतिकार सलाहकार वत्सकार था, उसका सलाहकार कौन था, वत्सकार। वो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबर 3, राजाओं की युद्ध प्रियता नीति, राजाओं की युद्ध प्रियता नीति और वैवाहिक व मित्रता की नीति। तो कुछ फैक्ट हैं, कुछ कारण हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मगध साम्राज्य का
के उदय के क्या कारण थे, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो एक तो भौगोलिक स्थिति हो गई, एक आर्थिक कारण हो गई। आर्थिक कारण उपजाऊ मिट्टी थी, गंगा नदी के मध्य घाटे में स्थित था, कृषि का अत्यधिक उत्पादन हुआ, तो किसान की खेती में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, बढ़ी हुई जनसंख्या को सैन्य में उपयोग किया गया, व्यापार वाणिज्य में लगाया गया, शिल्प में लगाया गया, लोहे की उपलब्धता से गहरी जुताई संभव हुई, कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। लोहे के माध्यम से तलवार वगैरह हथियारों का सैन्य संचालन, युद्ध के माध्यम से महत्वपूर्ण हथियारों का निर्माण किया जाने लगा। हाथियों की उपलब्धता थी तो हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। उत्तम लकड़ी की उपलब्धता थी तो यहाँ शिल्प कला वगैरह, रथ वगैरह बनाए जाते थे। इससे राजनीतिक कारणों, शासकों की का महत्वाकांक्षी होना, राजाओं द्वारा कूटनीति का प्रयोग, राजाओं की युद्ध प्रियता नीति और वैवाहिक व मित्रता की नीति। जो मगध है, मगध पर शासन करने वाले जो वंश कौन कौन से हैं, देखिए मगध पर शासन करने वाले वंश बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और आपको पता होगा इस नंद वंश के पश्चात कौन से वंश की शुरुआत होगी, मौर्य वंश, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम इस टॉपिक में इन चार का अध्ययन करेंगे। यद्यपि मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश ही माना जाता है और मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन महाभारत और पुराणों में बृहद्रथ वंश के बारे में भी चर्चा मिलती है। महाभारत और पुराणों में केवल चर्चा मिलती है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस वंश से संबंधित, इस वंश की क्या भूमिका है, इस वंश के कौन शासक थे, इसके कौन थे, इसके कौन थे, इनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं मगध पर शासन करने वाले कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से शासक थे। तो जैसे हम बात करें बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, तो महाभारत और पुराणों से जानकारी मिलती है कि मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश ने शासन किया था। इस सामान्य एक लाइन नोट करनी है हमें, महाभारत व पुराणों से जानकारी मिलती है कि मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश ने शासन किया था। तो इसकी जानकारी केवल महाभारत और पुराणों से मिलती है, इनके बारे में बाकी डिटेल से हमें जानकारी नहीं मिलती। इसके पश्चात जो दूसरा वंश है आपका, इसे ही पहला वंश माना जाता है, लेकिन ये जानकारी मिलती है, ये भी याद रखना है हमें। हर्यक वंश। देखिए दोस्तों इसके बारे में हमें डिटेल से चर्चा करनी है। ये जो हर्यक वंश है इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब हर्यक वंश के जो शासक हैं उन शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हर्यक वंश का जो पहला शासक है, देखिए हर्यक वंश के जो शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम।
हर्यक वंश का एक शासक है, शासक का नाम है बिंबिसार। हर्यक वंश का एक शासक है, शासक का नाम क्या है? बिंबिसार। ये बिंदुसार अलग है, बिंदुसार मौर्य काल में आएगा और ये है बिंबिसार। देखिए इसका समय भी अगर आप नोट करें तो इसका समय है बिंबिसार का समय है 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 से 492 ईसा पूर्व। तो अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बिंबिसार के बारे में। एक तो ये हर्यक वंश का प्रथम शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, बिंबिसार को। इसके पश्चात जैन ग्रंथों में इसे श्रोणिक कहा गया है, या जैन साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? श्रोणिक। याद रखना है दोस्तों, बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है? श्रोणिक। इसी प्रकार मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस, कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि इनके पिता का नाम था, कई जगह उल्लेख मिलता है पिता का नाम था, खुद कई जगह उल्लेख मिलता है कि ये इन्हीं का नाम था। तो इनमें कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस। ये जरूर याद रखना है आपको, जैन साहित्य में ये ऑथेंटिक है, जैन साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। इसके पश्चात एक ग्रंथ है महावंश। महावंश के अनुसार, किसके अनुसार? महावंश के अनुसार बिंबिसार पंद्रह वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावंश से मिलती है। अब देखिए बिंबिसार ने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, तो इसकी नीतियाँ देखिए। बिंबिसार की कौन कौन सी नीतियाँ थी, इन्होंने कौन कौन सी नीतियों का पालन किया, कौन कौन सी नीतियाँ लागू की। नंबर 1, मित्रता की नीति। नंबर 2, वैवाहिक संबंधों की नीति। और नंबर 3, युद्ध अथवा आक्रमण की नीति। एक बार पुनः देखिए दोस्तों, हम मगध साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें वास्तविक रूप से हर्यक वंश का ही हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी महाभारत और पुराणों में मगध पर शासन करने वाले पहले वंश का नाम क्या मिलता है? वृहदर्थ वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को ऐतिहासिक दृष्टि से इसी वंश को पहला वंश माना जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। और हर्यक वंश का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें पहला शासक है बिंबिसार। पहला शासक कौन है? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक, इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
मगध साम्राज्य का वास्तविक, जबकि मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अजातशत्रु के समय होगा। इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु। जैन साहित्य में इसे श्रोणी कहा गया। मत्स्य पुराण में कई जगह इनके पिता का नाम दे रखा है, कई जगह इनका नाम दे रखा है क्षेत्रोजस। महावंश के अनुसार इन्होंने कितने वर्ष की आयु में शासन प्राप्त कर लिया था, कितने वर्ष की आयु में शासक बन गया था, 15 वर्ष की आयु में। और इसकी जो नीतियाँ हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मित्रता की नीति, वैवाहिक संबंधों की नीति और युद्ध या आक्रमण की नीति। तो सबसे पहले हम बात करें मित्रता की नीति। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं यहाँ मित्रता की नीति। देखिए दोस्तों, इसमें पहला बिंदु मित्रता की नीति की बात करें। अवंती का एक शासक था प्रसेनजीत। अवंती का शासक प्रसेनजीत था, जिसके पांडु रोग पीलिया हो गया था। इसीलिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था, उनका इलाज करने के लिए भेजा था। तो ये मित्रता की नीति के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम हम बात करें अवंती नरेश प्रसेनजीत के पांडु रोग, जिसे हम पीलिया बोलते हैं, पांडु रोग के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो मित्रता की नीति का एक उदाहरण है। अवंती का शासक कौन था? प्रसेनजीत। इसे कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग यानी पीलिया रोग हो गया था। इसलिए इनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को इनके दरबार में भेजा। तो मित्रता की नीति का एक ये उदाहरण हो गया। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 गांधार नरेश। ये हम चर्चा कर भी चुके हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। गांधार नरेश पुष्कर सारिन। के दरबार में दूत भेजा था। गांधार नरेश, जिनका नाम था पुष्कर सारिन, पुष्कर सारिन के दरबार में भी इन्होंने अपना एक दूत भेजा था। तो ये मित्रता की नीति के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैवाहिक नीति। तो वैवाहिक नीति यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद बिंबिसार से संबंधित और जो बातें हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, अभी हमने एक करेक्शन है, करेक्शन कर लेना। अवंती नरेश चंड प्रधोत के लिए जीवक को भेजा था, नोट अवंती नरेश चंड प्रधोत के लिए जीवक को भेजा था। अवंती का नरेश कौन था? चंड प्रधोत। ही ध्यान रखना है, इन्हें पांडु रोग या पीलिया रोग हो गया था। इन्हें क्या हो गया था? पांडु रोग। शायद मैंने वहाँ आपको प्रसेनजीत बता दिया होगा, तो आप ध्यान रखना है यहाँ क्या होगा, उससे करेक्शन कर लेना, काट लेना। आप क्या करना है, शासक चंड प्रधोत, क्योंकि इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप काट करके क्या कर लेंगे, चंड प्रधोत। तो ये तो थी मित्रता की नीति। गांधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में इसने दूत भेजा, और अवंती नरेश चंड प्रधोत को पांडु रोग हो गया था, इनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके बाद हम बात करते हैं वैवाहिक नीति। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2
तो इन्होंने वैवाहिक नीति के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक नीति की बात करें, सबसे पहले नंबर 1, कौशल की राजकुमारी महाकोसला के साथ विवाह। कौशल की राजकुमारी का नाम क्या था? महाकोसला। इसके साथ विवाह किया। और इस समय देखिए कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत। इस समय कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत। तो ये जो महाकोसला थी प्रसेनजीत की बहन थी, ये ध्यान रखना है, ये इसकी क्या थी? बहन। तो इसने अपनी बहन महाकोसला का विवाह किसके साथ किया? बिंबिसार के साथ किया। और बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ है। काशी के कुछ गांव दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। और इसकी वार्षिक आय थी 1 लाख सिक्के। ये जो काशी है इसकी वार्षिक आय 1 लाख सिक्के। तो पहला विवाह कौशल की राजकुमारी महाकोसला, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इस विवाह के पश्चात बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। यद्यपि बाद में इसकी मृत्यु के बाद, यानी बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत काशी पर वापस अधिकार कर लेता है अजातशत्रु के समय। उन दोनों में संघर्ष होता है, वहाँ इसकी चर्चा हम अजातशत्रु के समय करेंगे। तो काशी की वार्षिक आय कितनी थी? 1 लाख सिक्के। दूसरा विवाह देखिए, चेटक की बहन चेलना से विवाह। चेटक की बहन चेलना के साथ इन्होंने विवाह किया। देखिए ये चेटक कौन है? ये वज्जी संघ का राजा। चेटक कौन है दोस्तों? ये वज्जी संघ का राजा था, इसके साथ विवाह किया। तो इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात इन्हें लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त हुआ। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त हुआ और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। बिंबिसार ने मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया और लिच्छवी कुल से संबंध स्थापित किए। लिच्छवी कुल से संबंध स्थापित किए। इसके पश्चात देखिए तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह। मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह। पंजाब के आसपास पड़ता है मद्र, पंजाब के आसपास का क्षेत्र, कुरु के आसपास का क्षेत्र। तो वैवाहिक, सबसे पहले हम बिंदुसार की नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो मित्रता की नीति का अध्ययन किया। मित्रता की नीति को एक बार दोबारा देख लीजिए। अवंती का नरेश था, चंड प्रधोते ने पांडु रोग या पीलिया रोग हो गया था, जीवक को इनका इलाज करने के लिए जो उनका राजवैद्य था भेजा गया। और गांधार नरेश पुष्कर सारिन के दरबार में दूत भेजा। वैवाहिक नीति की बात करें,
कौशल की राजकुमारी महाकोशला के साथ विवाह किया। ये प्रसेनजीत की बहन थी और बिंबिसार को इस विवाह के पश्चात काशी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, जिसकी वार्षिक आय कितनी थी? 1 लाख सिक्के। चेटक की बहन चेलना से विवाह। चेटक कहाँ का राजा था? वज्जी संघ का राजा था। बिंबिसार ने इस विवाह के पश्चात मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया और लिच्छवी कुल से संबंध स्थापित किए। और तीसरा विवाह मद्र की राजकुमारी, जो पंजाब और कुरु के आसपास का क्षेत्र है, क्षेमा के साथ इन्होंने विवाह किया। इसके पश्चात इनके साम्राज्य विस्तार का पहला उदाहरण या इनकी साम्राज्य नीति का पहला शिकार कौन बना था? अंग। ये जरूर याद रखना है, साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार अंग बना। जैसे वैवाहिक नीति, हम तीसरी नीति की बात करें, युद्ध या आक्रमण, तो इस नीति का प्रथम शिकार अंग बना था। ये ध्यान रखना है, बिंबिसार ने अंग पर सर्वप्रथम अधिकार किया। यद्यपि वैशाली पर अधिकार करने की सर्वप्रथम योजना इसी ने बनाई थी। एक लाइन और नोट करेंगे, वैशाली पर अधिकार करने की प्रथम बार योजना बनाई। वैशाली पर अधिकार करने की प्रथम बार योजना आर्यक वंश के किस शासक ने बनाई थी? बिंबिसार ने। इसके पश्चात दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? देखिए, राजधानी इसकी राजधानी राजगृह या ग्रीवर्ज राजगृह या ग्रीवर्ज अथवा वसुमती, और इसे ही कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। कुछ भी नाम है, राजगृह, ग्रीवर्ज, वसुमती या कुशाग्रपुर, इन नामों से जाना जाता है। तो ये मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी हो जाएगी। मगध साम्राज्य की हर्यक वंश की पहली राजधानी क्या हो जाएगी? राजगृह, ग्रीवर्ज, वसुमती अथवा कुशाग्रपुर। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इसके राज्य में 80,000 गांव थे। इसके राज्य में, ये याद रखना है, इसके राज्य में कुल कितने गांव थे? 80,000 गांव थे। और जैन व बौद्ध इन्हें अपना अपना अनुयायी बताते हैं। जैन और जो बौद्ध हैं, जैन अनुयायी और बौद्ध अनुयायी हैं, वो बिंदुसार को अपने अपने धर्म का अनुयायी मानते हैं, अपना अपना अनुयायी बताते हैं। इसी प्रकार आपको बौद्ध धर्म का वीडियो मिला है, उसमें आपने अध्ययन किया होगा कि इन्होंने महात्मा बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था, आपको याद हो, वेणुवन विहार या वेलुवन विहार बनवाया था। कौन सा विहार बनवाया था? वेणुवन अथवा वेलुवन। तो हम इनकी नीतियों का अध्ययन कर रहे थे। 3 प्रकार की नीतियां हैं, दोबारा से समझ लीजिए। मित्रता की नीति, और ये हमने वैवाहिक नीति का अध्ययन कर लिया। और इसके युद्ध या आक्रमण की साम्राज्य विस्तार का सबसे पहले शिकार कौन बना? अंग। यद्यपि वैशाली पर अधिकार करने की पहली बार योजना किसने बनाई थी? बिंबिसार ने ही बनाई थी। इसके पश्चात इनकी राजधानी क्या है? राजगृह, ग्रीवर्ज, वसुमती या कुशाग्रपुर, ये प्रथम राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी है। इसके राज्य में कुल कितने गांव आते थे? 80,000 गांव। जैन और बौद्ध इन्हें अपना अपना अनुयायी बताते हैं, और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के लिए वेणुवन या वेलुवन विहार बनवाया था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट, इसको ज़रूर आप क्लियर कर लेना।
करेक्शन कर लेना। वहाँ चंड प्रदोत की जगह शायद मैंने प्रसेनजीत लिखा है, तो आप प्रसेनजीत के स्थान पर क्या लिखेंगे, चंड प्रदोत, क्योंकि अवंती का नरेश कौन था, चंड प्रदोत, और ये जो आपका कौशल का नरेश कौन है, प्रसेनजीत। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात कुछ और 2-4 लाइनें बची हुई हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंबिसार ने अंग को जीतकर अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया था। बिंबिसार ने, कुछ फैक्ट हैं देखिए, बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया था। उपराजा, अंग को जीत लिया था, भी हमने चर्चा की थी, और यहाँ का उपराजा किसको बनाया, अजातशत्रु को। इसके पश्चात देखिए, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के 500 रानियां थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की कितनी रानियां थी, 500 रानियां थी। इसके पश्चात देखिए, बिंबिसार ने चेलना के पुत्र हल्ल व बेहल्ल, देखिए इसे समझना आप, ये चेलना के पुत्र हैं जिनका नाम है हल्ल व बेहल्ल को एक तो हाथी और 18 लड़ियों का हार दे दिया था। सचेतक हाथी व 18 लड़ियों का हार दिया था। तो इसका अर्थ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु के अलावा अन्य भी उनके पुत्रों का उल्लेख मिलता है। तो बिंबिसार ने चेलना के जो पुत्र थे हल्ल व बेहल, इनको एक तो सचेतक हाथी और एक 18 लड़ियों का हार, 18 लड़ियों का हार, और एक कौन सा हाथी दे दिया था, सचेतक हाथी। देखिए सचेतक हाथी का महत्व क्यों था, ये महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये जो सचेतक हाथी है ये दरबार की स्त्रियों पर अपने सूंड से पानी डालता था, यानी उनका एक तरीके से स्वागत करता था। ये सचेतक हाथी दरबार की जो स्त्री है उनके ऊपर अपने सूंड से पानी डालता था, उनका स्वागत करता था। अब जैसे ही बिंबिसार ने हल व बेहल को सचेतक हाथी व 18 लड़ियों का हार दिया, तो उनकी एक अन्य रानी थी पद्मावती, बिंबिसार की रानी पद्मावती। बिंबिसार की रानी पद्मावती ने हाथी व हार की मांग की, 18 लड़ियों का हार है, हाथी की मांग की और हार की मांग की। इसीलिए दोनों भाई वैशाली चले गए। कौन कौन, हल और बेहल, दोनों भाई वैशाली चले गए। और फिर जब कालांतर में अजातशत्रु शासक बनेगा, अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण करेगा। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, वो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे हम। वैशाली पर आक्रमण किया तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया था, ये भी याद रखना है। अजातशत्रु ने
अपने पिता को बंदी बना लिया था और बिंबिसार के साथ चेलना रही थी। अंतिम समय में चेलना बिंबिसार के साथ रही। तो ऐसा उल्लेख मिलता है अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके शासक बन गया। अजातशत्रु पिता की हत्या करके मगध का शासक बना। पिता की हत्या करके शासक बना। कहाँ का शासक बनेगा? मगध का। और कौन से वंश का शासक बनेगा? हर्यक वंश का शासक बनेगा। तो एक बार इन बातों को दोबारा से समझ लीजिए। बिंबिसार ने अंग पर अधिकार कर लिया था, जिसका उल्लेख हम कर चुके। आराम से समझिए, आप इसे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। फ्रेश माइंड से, ठंडे दिमाग से इनको समझिए, कहीं समस्या नहीं आएगी। क्योंकि बिंबिसार की हम 3 नीतियों की चर्चा कर चुके हैं। एक तो मित्रता की नीति, वैवाहिक नीति, युद्ध या आक्रमण की नीति। तो अंग को जीत लिया था इन्होंने, तो अंग का उपराजा किसको बना दिया? अजातशत्रु को। अंग का उपराजा किसको बनाया? अजातशत्रु को। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की कुल कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की कितनी रानियां थी? 500। बिंबिसार ने चेलना के पुत्र थे जिनका नाम था हल और बेहल। हल और बेहल को सचेतक हाथी और 18 लड़ियों का हार दे दिया। तो सचेतक हाथी की विशेषता क्या थी? ये दरबार की स्त्रियों पर अपने सूंड से पानी डालता था, उनका स्वागत करता था। बिंबिसार की रानी पद्मावती ने हाथी और हार की मांग की कि हाथी और हार हमें दे दिए जाएं। इसीलिए ये जो दोनों भाई थे, दोनों भाई का मतलब क्या है? हल और बेहल, ये कहाँ चले गए? वैशाली चले गए। फिर कालांतर में अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण करेगा, उसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया था। अंतिम समय में चेलना जो बिंबिसार की पत्नी थी उनके साथ थी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु पिता की हत्या करके शासक बना। और एक कहाँ का शासक बना? मगध का। और वंश की बात करें तो हर्यक वंश। तो दोस्तों ये था बिंबिसार, जिसमें हम हर्यक वंश के पहले शासक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और जो बचे हुए शासक हैं हर्यक वंश के, शिशुनाग वंश के, नंद वंश के, उनका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अजातशत्रु। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? अजातशत्रु। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।